जैसे कि हम सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जापान को उगते हुए सूरज का देश माना जाता है। उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। चीन के नजरिए से देखा जाए तो जापान से ही सूरज सबसे पहले उगता हुआ दिखता है। जापान ने भी चीन का ये नजरिया अपना लिया और अपने आप को निप्पॉन बुलाने लगे, जिसका मतलब है जहां से सूरज उगता है। देखा जाए तो न्यूजीलैंड वो देश है जहां पर सूरज सबसे पहले उगता है, जापान नहीं। न्यूजीलैंड की खोज काफी सालों बाद हुई और तब तक चीन के लोग जापान को सूरज की भूमि के नाम से बुलाने लगे थे। जापान के राजकुमार शोटोकू ने चीन के राजा को एक बार पत्र लिखा था और उसमें राजकुमार ने जापान को निहोन नाम से संबोधित किया था, जिसका मतलब है उगते हुए सूरज की भूमि। चीन के सुई राज्य 589 से 618 एडी के दौरान जापान का ये नाम रखा गया, क्योंकि जापान चीन के पूर्व में पड़ता था। जापान की हिस्ट्री भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी की उनकी हाई टेक्नोलॉजी। जापान सारी दुनिया में अपनी हाई टेक्नोलॉजी, खान पान और अपने कल्चर के लिए सारी दुनिया में फेमस है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही होती हैं, और वही चीजें जापान को पूरी दुनिया में सबसे अलग और एक महान देश बनाती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना होगा और वो है चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहें। तो देखिए, जब भी कोई इंसान आत्महत्या करता है तो सबसे ज्यादा उसके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन भारत देश के अंदर हर साल करीब 2,20,481 लोग आत्महत्या करते हैं, जिसके लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था और ना ही कभी किसी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि आप ऐसा ना करें। खैर, ये बात की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में अगर आप किसी ट्रेन के सामने आकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अगर आप बच जाते हैं या किसी तरह अगर आपको बचा लिया जाता है, तो आपको लोग या सरकार किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं देने वाली, बल्कि उल्टा आपसे फाइन यानी कि लोगों की सुविधा में खेत पहुंचाने के लिए आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन से एक्सीडेंट के बाद आपकी मौत हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, तो भी आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जुर्माना आपके रिश्तेदारों से वसूला जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका असली कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां के लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा करने से वहां पर हो रही आत्महत्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च की तो पता चला ऐसा करने से जापान में सुसाइड पर कोई कमी नहीं आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से आज भी हर साल जापान देश के अंदर करीब 23,532 लोग हर साल सुसाइड करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये कानून काफी हटकर है, इसलिए सुसाइड को कम करने के लिए ये कानून लाया गया। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के काफी ज्यादा देशों में जो आत्महत्या होती हैं, उनके पीछे का रीजन होता है गरीबी, बेरोजगारी या फिर कर्ज। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इन तीनों ही कारणों की वजह से लोग सुसाइड नहीं करते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीरथ एक बार जापान गए। वो रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वो पा ना सके और उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो अपनी पत्नी को रेल में बिठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। ऐसा सुनते ही वो अपनी बातचीत को बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। वो फल उसने राम तीरथ को भेंट करते हुए कहे, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा ये कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछने पर उसने दाम लेने से मना कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। हमारे देश भारत के अंदर यहाँ पर जब भी बाहर से कोई घूमने आता है तो हमारे यहाँ के लोग उनसे ऊंचे दाम वसूलते हैं, ये सोचकर कि उन्हें इसकी कीमत के बारे में क्या ही पता होगा। दरअसल उन्हें पता सब कुछ होता है। वो अपने देश जाकर जब कोई आर्टिकल लिखते हैं उसमें वो जिक्र भी करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। मैं आपको एक और दूसरी घटना सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जापानी लोगों के दिल में कितना देश प्रेम भरा हुआ है। इस बात का अंदाजा आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह से लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वो सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया।
इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक से निकाल लिए और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने ये देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वो चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहाँ तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये है जापानी लोगों का देश प्रेम, जो एक तरह तो बाहर से आने वाले मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं ताकि वो लोग अपने देश जाकर उनके देश की बुराई अपने देश में ना करें, और दूसरी तरह अगर आप उनके देश का किसी भी तरह से अपमान करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। आप में से काफी लोग मूवीज देखने के शौकीन जरूर होंगे और साथ ही आप में से काफी लोगों ने टाइटैनिक मूवी भी देखी होगी, और ये बात भी सभी जानते हैं कि टाइटैनिक मूवी के अंदर जो कुछ भी दर्शाया गया है वो सब कुछ सच्ची कहानी के ऊपर आधारित। आपको पता होगा कि में एक जापानी इंसान भी अपनी किस्मत से बच निकला था। यही घटना किसी और देश के नागरिक के साथ घटती तो लोग उसका स्वागत करते, फूलों की माला से उसका स्वागत करते अपने मुल्क में, लेकिन बदकिस्मती से वो इंसान जापानी निकला। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? जापान के लोगों ने उस इंसान को कायर यानी कि डरपोक बुलाना शुरू कर दिया था। उसके साथ लोगों ने अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वहां के लोगों का कहना था कि ये एक बुज़दिल इंसान है जो अपने लोगों के साथ मरा नहीं बल्कि किसी तरह से अपनी जान बचाकर आ गया और बाकी लोगों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह जब तक वो इंसान जिंदा रहा उसे इस जिल्लत का सामना करना पड़ा, जो कि हमारी नजर में बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा तो ये चीज उसके अंदर के जीने के जज्बे को दिखाती है। साथ ही इस तरह से किसी को एकदम अलग ही नजर से देखना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लकी है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। मेरी नजर में और मेरी टीम की नजर में ये बिल्कुल गलत है। आज अगर हमारे पास मेट्रो है तो ये सिर्फ जापान की देन है। जापान आजादी के पहले से ही भारत का दोस्त रहा है। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उन्हें ये बात जरूर पता होगी कि भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का साथ जापानी लोगों ने ही दिया था। जब अपने देश के लोग जापान का सोना देखने के बाद देश से वफादारी भूल गए थे तब। और आज मैं और आप जिन भी मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं वो जापान की ही टेक्नोलॉजी की देन है। जापान काफी ज्यादा चीजों में दुनिया के काफी बड़े बड़े और दिग्गज देशों से आगे है। वहीं जहां भी ट्रेन की बात आती है तो जापान की ट्रेन की बात जरूर आती है। भारत देश के अंदर ट्रेनों की क्या हालत है ये सब हम अच्छे से जानते हैं, और आपको बता दूं कि जापान के अंदर आज तक अगर ट्रेन लेट भी होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स के लिए लेट होती है। ऐसा नजारा आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगा। इसकी तुलना अगर भारत से की जाए तो यहाँ यूपी बिहार की ट्रेन सर्दी के महीने में कई दिन लेट हो जाती हैं। अगर आप लोग भी यूपी या बिहार में रहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी बहुत अच्छे से होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है ट्रेन लेट की वजह से तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये ट्रेन आपने कहां से कहां तक पकड़ी ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने बस यही सुना होगा कि या फिर अरब देशों के लोग रईस होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जापान के एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनने के बाद आप जरूर एकदम दंग रह जाएंगे। जापान के अरबपति अपने फॉलोअर्स को 100 करोड़ तक की राशि बांटने वाले हैं। उसकी शर्त बस इतनी सी है कि उनके एक ट्वीट पर जिसने भी रीट्वीट किया उसमें से वो रोज 1000 लोगों को चुनकर उन्हें डेली $9,000 की राशि मुफ्त में बांटने वाले हैं। और ऐसा जानकर आपको हैरान होने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है या आप मार्वल फैन हैं तो आपको टोनी स्टार्क के बारे में जरूर पता होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये रियल लाइफ टोनी स्टार्क है। न सिर्फ ऐसी चीजें करने में ये इंसान यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें सुर्खियों में बने रहने का शौक है। इनका नाम मिजावा है। यूट्यूब के जरिए भी वो यही काम करते हैं। मिजावा अपने इस प्रयोग को बेसिक इनकम के आइडिया से जोड़कर देख रहे हैं। मिजावा वही इंसान है जो एलन मस्क के स्पेस एक्स विमान में बैठकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले दुनिया के पहले निजी यात्री होंगे। कलाकृतियों और स्पोर्ट्स कार्स पर वो मोटा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं। मिजवा जापान के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जोजो टाउन के फाउंडर हैं। साथ ही उनके ऊपर टोनी स्टार्क की ये लाइन बिल्कुल सूट होती है। जब पहली एवेंजर मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क की कहा सुनी हो जाती है और स्टीव टोनी से पूछते हैं कि अगर मैं तुमसे तुम्हारा ये सूट ले लूं
तो तुम क्या हो? उसके बाद टोनी जवाब देते हैं, जीनियस, रोमियो, प्लेबॉय और अरबपति। ऐसा लगता है ये बात रियल लाइफ में मिज़वा के ऊपर बिल्कुल सूट होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आपको इस तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने का शौक है और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। बस इसके लिए करना क्या होगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक। तो जल्द ही मुलाकात होगी अगली एक जबरदस्त वीडियो में।